हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं सभी? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? एक बार मुझे बता दो, आवाज़ क्लियरली आ रही है, वीडियो प्रॉपर है? और बाकी कैसे हो आप लोग? कमेंट करोगे तो मैं देखूंगी और रिप्लाई करूंगी, आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, बाकी बढ़िया हो सब लोग? अच्छा मुझे ये बताओ, जो टेस्ट हुए हैं वो सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए आपने? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं? आई थिंक एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया होगा। है ना, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हुआ होगा। सो आपने देखा होगा वहाँ पे आपने स्टोन एज, चाल्कोलिथिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, अर्ली लेटर, पोस्ट वैदिक पीरियड और दी जनपदा महाजनपदा पीरियड, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड जहाँ पे इंडो ग्रीक्स, शाकास, पर्थियन, कुशानाज, सतवाहनाज, है ना, शुंगास, कांव डायनेस्टी के बारे में आपने पढ़ा और वो टेस्ट आपने दिया होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गुप्ता पीरियड एंड दी पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर हर्षवर्धन तक, राइट, पुष्यभूति डायनेस्टी तक आपका पूरा जो सिलेबस है वो टेस्ट के वाया कवर हो गया है। ओके मुझे ये बताओ, जब आप टेस्ट दे रहे हो तो क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पा रहे हो? ओके तो राहुल यहाँ पे कह रहे हैं मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द फैक्ट्स इजीली। ठीक है राहुल, आई कंप्लीटली अग्री विद यू। इवन अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, ऐसे नहीं है कि बस है ना सिंपैथी दिखाने के लिए, बट रियल में अगर मैं आपको बोलूँ ऑनेस्टली, इवन आई एम नॉट वेरी गुड विद फैक्ट्स। ठीक है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे चीज़ों को इंटरलिंक करना होता है, एनालाइज करना होता है, आई एम गुड एट, है ना, आई एम गुड देयर। बट मेरा भी क्या है, फैक्ट्स जो हैं वो मुझे बार बार देखने पड़ते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जैसे आप ये मान सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है और इसीलिए कहीं ना लोग कहते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग है, राइट? इस हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, आपने क्लास में पढ़ा भी है, हिस्ट्री इज़ नॉट बोरिंग। हम हिस्ट्री को भी चीज़ों को इंटरलिंक करके, है ना, चीज़ों के अंदर एक पैटर्न ढूंढ करके पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं चीज़ों का। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमारा वाई, वेयर, हाउ, व्हेन ये सब होता है। बट एट द सेम टाइम जो फैक्ट्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। मान लीजिए आपका फर्स्ट चैप्टर है स्टोन एज, और स्टोन एज के अंदर जो फैक्चुअल चीज़ है वो क्या है, स्पेशली साइट्स, है ना, जहाँ पे आपकी पैलियोलिथिक साइट्स, मेसोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स है। ठीक है, और इन साइट्स का जो सिग्निफिकेंस है एंड प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो फॉर्म भी हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, आप इसके लिए एक 1 पेज नोट बनाइए। ठीक है, आप इसके लिए एक 1 पेज नोट बनाइए और वहाँ पे आप नियोलिथिक साइट्स, उसको साइड में ऐसे मैप बना के इंडिया का वहाँ पे आपने शो कर दिया। सिमिलरली मेसोलिथिक साइट के लिए भी आपने एक पेज पे लिखा और उसके ऊपर मैप बना दिया, है ना, और सिमिलरली आपका ऐसे नियोलिथिक के लिए भी। तो आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर हम चाल्कोलिथिक पीरियड की बात करें, अब क्या है ना कि चाल्कोलिथिक पीरियड में आपको पता तो है कि चलो गणेश्वर जोधपुरा है, अहरगिलुंद है, कायथ है, मालवा है, आपका जोरवे कल्चर है। बट फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस करेंगे इन जनरल। अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ जिसके आपने टेस्ट दिए हैं, तो चाल्कोलिथिक पीरियड में आप देखेंगे कि आप जोरवे जो है कल्चर उसको किस तरीके से डिस्टिंग्विश करें अहरगिलुंद से या फिर आपका कायथ मालवा से। यहाँ पे आके आप फंस सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फैक्ट्स इजीली याद नहीं रहते हैं तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब आप ना जब भी पढ़ेंगे तो एक तो होता है कि चाल्कोलिथिक कल्चर्स के जो इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या पता होना चाहिए कि हर कल्चर का कुछ तो स्पेसिफिक फीचर रहा होगा। तो एक तो आपको बताना चाहिए कि भाई अहरगिलुंद कल्चर कहाँ पे था, है ना, वेयर इट वॉज फ्लरिशिंग, और द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, और द कायथ मालवा कल्चर, और द जोरवे कल्चर। फिर आपको इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, है ना, तो किस रीजन में ये कल्चर्स जो है ये प्रेवलेंट थे, फ्लरिश कर रहे थे, इनका टाइम पीरियड क्या था। तो आप देखेंगे जोरवे जो है वो सबसे यंगेस्ट है,
गणेश्वर जोधपुरा जो है वो हड़प्पन का कंटेम्प्रेरी है। मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो यहाँ से कॉपर जो है वो इंपोर्ट किया करते थे। गणेश्वर जोधपुरा में एक बहुत फेमस साइट है ना, कॉपर सिंघाड़ा करके, आप देखेंगे आपके राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। खेतरी है ना, खेतरी बहुत फेमस साइट है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपको एक तो पता होना चाहिए कि किस रीजन में है ना, दूसरा उसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप इनका केवल 1 पेज नोट बनाएं और वहां पे 1 पेज जब नोट बनाओगे तो किस रीजन में है ना, क्या टाइम पीरियड है। और तीसरा, जैसे जोरवे कल्चर का एक सबसे डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है, ये है कि यहाँ पे जैसे इनाम गांव जैसी जो साइट्स हैं वहां पे हमें बहुत यूनिक बरियल सिस्टम जो है वो देखने को मिला है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे रेड अर्न जो है ना, रेड पोर्ट जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डेड बॉडी या डेड बॉडी के जो स्केलेटन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अहर गिलुंद कल्चर की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे गिलुंद के अंदर आपको बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल भी मिल जाएगा। चालकोलिथिक कल्चर में भी आपको यहां राइस का एविडेंस मिल जाएगा। कायथ मालवा की स्पेशलिटी क्या है, इनकी पोट्री, यूनिक शेप ऑफ द पोट्री। सो आपको यहाँ पे बेसिकली फैक्ट्स को अगर मेमोराइज करना है, एक तो हो गया कि भाई कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है वो तो आपको अच्छे से आना चाहिए कि स्टोन एज को स्टोन एज क्यों कहते हैं, हम ये जो डिवीजन करते हैं ब्रॉडली पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये हम किस बेसिस पे करते हैं। पैलियोलिथिक को हम अपर है ना, सॉरी लोअर, मिडिल, अपर, इस किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। लेकिन उसके बाद में जो साइट्स हैं, साइट्स की लोकेशन है, सिग्निफिकेंस है, ये हो गया फैक्चुअल पार्ट। तो आप क्या करेंगे, जो भी फैक्चुअल पार्ट आपको याद नहीं रहता उसे एक पेज पे लिखिए और उसको अपने पास रखिए, अपनी है ना, आप फोल्डर बना सकते हैं चाहे तो, उस फोल्डर के अंदर आप चैप्टर वाइज उन नोट्स को रखिए। और फिर जब कभी टाइम मिलता है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मान लीजिए है ना, मान लीजिए रात थोड़ा सा 9-10 हो गया, आपने खाना खा लिया, आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, वो पेज निकाल के एटलीस्ट आप उसे मेमोराइज कर सकते हैं, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही यार फंडा होता है, बार बार मल्टीपल रिविजन इज द सोल्यूशन। ठीक है, मल्टीपल रिविजन इज द सोल्यूशन, तो आपको वही अप्रोच फॉलो करना होगा। दूसरा सिमिलरली चालकोलिथिक है ना, चालकोलिथिक है, आईवीसी है। अब आईवीसी में भी क्या है, बाकी बहुत सारी चीजें आपको पता रहेंगी। और एक और बात बताऊं आपको, फैक्चुअल चीजों को याद क्यों नहीं याद रहती हैं। देखो, एक तो हमने शुरू से अपना दिमाग ऐसे स्कूल से ऐसे बना लिया होता है कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं यार, कौन इतना रट्टा मारेगा, है ना। सोशल स्टडीज के साथ में हमारा यही कंसेप्शन जो है, मिसकंसेप्शन कह सकते हैं, जुड़ा हुआ होता है। और वो फिर आगे जाके हिस्ट्री के साथ में भी सेम हम उसको ही एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले अपने ब्रेन को ये समझाना होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए यूजफुल रहेगी, है ना। यू हैव टू ट्रिक योर ब्रेन कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू आर रीडिंग और स्टडिंग दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन दी लॉन्गर रन। सेकेंडली, आपके लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आप जब भी पढ़ें फुल कंसंट्रेशन से पढ़ें। मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आप ना हिस्ट्री ले लो, आप हर जगह पे फैक्ट है, ज्योग्राफी में भी फैक्ट है, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी फैक्ट होते हैं, है ना, आपके एनवायरनमेंट में फैक्ट है, इकोनॉमिक्स में तो कितने सारा डेटा आपको याद करना होता है, स्पेशली मेंस के लिए। आजकल तो प्रीलिम्स में भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, स्कीम्स आपको याद करनी पड़ती हैं। तो हर जगह पे फैक्ट है, डेटा है ना, स्टैटिक पोर्शन है। तो आप क्या करेंगे, आप जब भी पढ़े ना बहुत ही फोकस्ड तरीके से पढ़ें। फोकस्ड तरीके का मतलब क्या है, आप फिजिकली मेंटली वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। फिजिकली आप प्रेजेंट हैं और अगर मेंटली एब्सेंट है, यानी अगर आप डिस्टर्ब हैं किसी भी चीज़ से, XYZ रीजन हो सकता है, तो आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद नहीं रहेगा। फिर आप 4 घंटे पढ़ेंगे लेकिन आधे घंटे का ही आपका काम होगा। और एक और चीज़, अपने इन्वायरमेंट में इंश्योर करो जहाँ आप बैठ के पढ़ रहे हो वहाँ पे सब है ना मिनिमल नॉइस हो, कम से कम डिस्टर्बेंस हो। तो अगर आप घर पे रह के पढ़ रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बना लीजिए जो थोड़ा सा आपको अच्छा पॉजिटिवली मोटिवेट करे। ये आप कर सकते हैं, है ना। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, जो फैक्चुअल चीज़ें याद नहीं रहती उनको लिख लो पेज पे, और उनको फिर ऐसे नहीं एक साथ कॉपी में लिख लिया, फिर वो कॉपी बाहर लगने लगती है। पेजेस पे लिखा, उसको फोल्डर में रखा, एंड देन मल्टीपल रिविजन्स। और साथ ही साथ में एक और तरीका क्या है फैक्ट्स को याद रखने का, जैसे मुझे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा याद नहीं रहते तो मैं क्या करती थी, मैं बहुत सारे ना क्वेश्चन सॉल्व करती रहती थी। ठीक है, अगर मुझे पता है कि या भाई ये 5 या 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये प्लेटफॉर्म्स अच्छे क्वेश्चन देते हैं, UPSC लेवल के क्वेश्चन देते हैं, तो व्हाट आई यूज टू डू इन माई फ्री टाइम, पता है आप मानोगे नहीं, मेरी हॉबी बन गई थी क्वेश्चन सॉल्व करना। और आप देखोगे बहुत सारे लोगों को है ना मज़ा आने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं 10 क्वेश्चन कर रही हूँ तो मुझे 10 के 10 आएंगे,
हो सकता है उसमें से 5 आते हो, 6 आते हो, बट फिर क्या होगा, जो चीज़ें मान लो मैंने मिस करी है ना, वो मुझे हमेशा के लिए याद रहेगी। आप लोग समझ पा रहे हैं ये बात? पूनम, राहुल, रानी, शरद एंड वैष्णवी। शरद, you had fixed a mentorship call, then you cancelled it. हाँ, I was waiting for you on Friday. तो ठीक है, ठीक है, दिस इज द वे टू रिवाइज द थिंग्स। तो आप जितने क्वेश्चंस करोगे ना उतना भी आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता या हम इनकरेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें वो है ना याद रहेगा, वो तो पक्का हो जाता है। तो आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। बाकी किसी का कोई और डाउट है? बुक रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, सिलेबस बताया है, बुक रिसोर्सेज बताया है, क्लास के नोट्स और बुक रिसोर्सेज को आप किस तरीके से यूज़ करें, यूटिलाइज करें, है ना, टू हार्नेस दी मैक्सिमम बेनिफिट, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है टेस्ट सीरीज को लेके, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेके, या जैसे कि अभी राहुल ने बोला कि मैम मुझे फैक्ट्स याद नहीं रहते तो क्या करना चाहिए, है ना, और बाकी कोई और डाउट है स्ट्रेटेजी को लेके, अप्रोच को लेके, या इन जनरल कोई भी प्रेपरेशन से रिलेटेड, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। फील फ्री टू आस्क एनी ऑफ योर डाउट्स। कभी भी ये मत सोचना, डू नॉट हेजिटेट थिंकिंग कि भाई मैंने तो पता नहीं कितना फुद्दू सा डाउट पूछ लिया, या ऐसा डाउट पूछ लिया, ये तो मैम सोचेंगी कि, या मेरे है ना जो बाकी यहाँ पे एस्पायरेंट्स हैं वो लोग सोचेंगे कि मैंने क्या पूछ लिया। फर्क नहीं पड़ता यार। इन विच एनसीईआरटी ऑर्थोडॉक्स एंड दी हेट्रोसेक्सुअल नहीं है, हेट्रोडॉक्स है राहुल, इट इज हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स क्या है? जो वेदास को सुप्रीम अथॉरिटी मानते हैं, और हेट्रोडॉक्स क्या है? जो वेदों को सुप्रीम अथॉरिटी नहीं मानते, जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, आजीविका स्कूल है ना, आपकी चारवाक स्कूल है। मैं बताती हूँ कहाँ पे ये डिटेल में। एक आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी में है, ठीक है, क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है नई वाली, वहां पे है न्यू वन। आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 12th की बाय आर.एस. शर्मा, एंशिएंट हिस्ट्री की, है ना, आप वहां देखेंगे उसके अंदर भी आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का बेसिक्स मिल जाएगा। ठीक है पूनम मैम, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द पशुपति सील, वेयर वाज इट फाउंड? इन नोट्स पैराग्राफ इट इज गिवन हरप्पा बट इन टेबुलेटेड फॉर्म इट इज गिवन मोहनजोदारो। पशुपति सील इज फ्रॉम मोहनजोदारो, ठीक है, हो सकता है वहां पे कुछ मिस्टेक होगी, मैं एक बार देख लूंगी नोट्स को, ऐसा हुआ तो करेक्ट करवा देंगे, ठीक है। इट इज मोहनजोदारो, ठीक है पूनम, इट इज मोहनजोदारो। कोई बात नहीं राहुल, इट्स ओके, ठीक है। तो एनसीईआरटी अगर आपको पढ़नी है हेट्रोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स के लिए, तो आप क्या देखेंगे, क्लास 12th की आपकी जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें भी आपको जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका एंड आपका चारवाक स्कूल मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने अपने नोट्स के साथ में वो ऐड भी किया है, ठीक है। जैनिज्म और बुद्धिज्म तो आपके क्लास नोट्स में ही इंक्लूड कर दिए हैं मैंने, ओल्ड और नई एनसीईआरटी दोनों के, अलॉन्ग विद नितिन सिंघानिया। और आजीविका स्कूल एंड आपका जो ये है चारवाक स्कूल है, ये क्लास के नोट्स तो है ही हैं, साथ ही में एनसीईआरटी का जो पोर्शन है उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने क्लास नोट्स में ही ऐड किया हुआ है, तो आप क्लास नोट्स पे भी रिलाई कर सकते हैं। एनीवन एल्स? किसी और को कोई डाउट है? पूछ लो यार, है ना, फिर अभी नहीं पूछोगे बाद में जाकर के फिर ऐसे लगेगा कि यार काश पूछ लिया होता। पूछ लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैष्णवी मैम, even I had hard time remembering the sites. The problem is only some sites are mentioned in Tamil Nadu textbook and few other sites are mentioned in R.S. Sharma. Any ultimate source मैम for sites? वैष्णवी, you can rely on our class notes. ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, हम हमेशा कहते हैं एक बहुत ही सिंपल सा अप्रोच अपन को फॉलो करना है। एक, हर सब्जेक्ट का आपके पास में एक प्राइमरी रिसोर्स होना चाहिए और एक सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है आपके लिए? आपके क्लास के नोट्स। क्यों? क्योंकि क्लास के नोट्स में आपकी जो एनसीईआरटी है, आपके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, है ना, और जो बाकी अदर रेफरेंस बुक्स हैं, उन सबको मिलाकर के कंटेंट जो है वो आपको दिया गया है,
ठीक, अब सेकेंडरी सोर्स की अगर हम बात करें या सेकेंडरी रिसोर्स की हम बात करें तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज आती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज आती है। तो टेस्ट सीरीज जब आप सॉल्व करोगे, चाहे आपकी ये परख वाली है या फिर आपका जो शेखर टू शिखर है ना, तो शेखर टू शिखर वाली जो टेस्ट सीरीज है वो स्पेसिफिकली आपकी फैकल्टी डिजाइन कर रही है। तो आप अगर टेस्ट सीरीज देखते हैं या आप कहीं और से भी टेस्ट सीरीज जो है वो सॉल्व करते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, है ना। मान लीजिए आप अगर टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यहाँ से भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मिलेंगे। और मान लीजिए अगर वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके प्राइमरी सोर्स में प्राइमरी सोर्स में कवर नहीं हुए हैं, है ना, आपकी एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए रेफरेंस बुक्स से हमने कंटेंट को डिज़ाइन किया है, बट मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वहाँ पे आपको कोई नया फैक्ट पता चलता है, व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड दैट टू योर नोट्स, है ना, यू विल ऐड दैट टू योर नोट्स। तो फिर आपका ये वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सिमिलरली मेंस के लिए भी, जैसे मान लीजिए क्लास नोट्स तो हैं ही हैं, है ना, और क्लास नोट्स को हमने बहुत अच्छे से बनाया है कि वो आपको मेंस को, है ना, मेंस में भी आपको हेल्प करेंगे। स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा मेंस टेलर्ड बनाई गई है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आपको क्या करना है, क्लास के नोट्स को आप अपना प्राइमरी सोर्स रखेंगे एंड सेकेंडरी के लिए आप क्या करेंगे, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना, मान लीजिए आपने स्लीपी के लिए या आपने किसी और इंस्टीट्यूट से लिए, तो टेस्ट सीरीज में से जो भी आपको रेलिवेंट कंटेंट मिलता है आप उसे पेज पे लिख करके अपने नोट्स में ही स्टेपल कर लेंगे। ठीक है, बाकी और कोई ऐसे बहुत सारा आपको, है ना, ऐसे अलग अलग बुक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आप क्लास नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं। तमिलनाडु की जो टेक्स्ट बुक है ना, आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है या फिर आपके जो पीवाईक्यूज हैं उन सबको ध्यान में रख करके कंटेंट प्रिपेयर, है ना, कंटेंट प्रिपेयर किया गया है, आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। सो वही है यार, प्राइमरी सोर्स जो है इस पे फोकस करो, सेकेंडरी सोर्स आपकी टेस्ट सीरीज बनेंगे। टेस्ट सीरीज इज अ गुड वे टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस, टू रिवाइज द थिंग्स, गेट होल्ड ऑफ न्यू फैक्ट्स एंड एड दोज टू योर प्राइमरी सोर्स मटेरियल, दैट इज द क्लास नोट्स। ओके, राहुल क्या बोल रहे हैं, मैम वी डू नॉट हैव योर नोट्स, वी हैव ओनली मेंटोरशिप एक्सेस ऑफ स्लीपी। ओके राहुल, फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी जो है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कोर्स नहीं लिया हुआ है, नोट्स नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो लाइक यू कैन रीड दी एनसीईआरटीज, है ना। यहाँ पे देखो पूरी बुक लिस्ट है ये, जैसे उस दिन में मैंने आपको बताया था, ये आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आप क्या करेंगे, आप RS शर्मा की जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है ना, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, आप उसको रेफर करेंगे। आप न्यू एनसीईआरटीज में क्लास 6 और आपका जो क्लास 12 का पार्ट 1 है ना, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इसको रेफर कर सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल सोर्स हो जाएगा। अलॉन्ग विद दिस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज को देखना पड़ेगा, है ना, उसको आपको पढ़ना होगा। ओके, यहाँ पे एक और बच्चे का डाउट है। ठीक है, तो यही है राहुल, ये बुक लिस्ट है, आप इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द स्लीपी नोट्स, आपने मेंटोरशिप के लिए ज्वाइन किया है तो आप एक काम कर सकते हैं, ये पूरी बुक लिस्ट है आपकी, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आर्ट एंड कल्चर की, आप इसको बेस मान करके पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जब भी नोट्स प्रिपेयर करें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, यूपीएससी का जो सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस का, वो आपके सामने होना चाहिए। पीवाईक्यूज जो हैं उस पर आपका फोकस होना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, और फिर जाके आप अपनी जो बुक पढ़ेंगे उसमें से नोट्स बनाएंगे, तभी आपके नोट्स जो हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक होंगे, एग्जाम रेलिवेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बुक को वापस से कॉपी कर दिया, है ना। मैम आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट टाइम मैनेजमेंट, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द टारगेट्स इन स्टडिंग ऑप्शनल ऑल्सो, आई एम अ हाउस वाइफ एंड ऑल्सो अ मदर, नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, आई मैनेज स्टडिंग बट देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इनकंसिस्टेंसी, बट इफ यू कुड जस्ट suggest me how to complete the syllabus, when to start the CSET, essay ethics, so that I don't get anxious at the last moment. ठीक है, let me help you out। एक काम करते हैं, देखो आप क्या कर सकते हैं ना, देखो सिंस यू आर ए मदर एज वेल एज अ हाउस वाइफ, आपके ऊपर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे हम कितना भी बोले, घर का काम थोड़ा बहुत तो हम करते ही हैं, है ना, वहाँ रहते हैं। तो आपके लिए फ्री टाइम जो है मुझे लगता है वो आपके लिए होता होगा अराउंड पोस्ट 9 PM या पोस्ट 10 PM, है ना, एंड अर्ली मॉर्निंग।
अर्ली मॉर्निंग में मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे आपके लिए 6 AM to 8 AM भी अगर मैं कहूँ तो ये टाइम आपके लिए फ्री टाइम होता होगा। अगर बस ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपका पोस्ट 9 PM एंड मॉर्निंग में 6 to 8 AM वाला टाइम जो है वो थोड़ा फ्री होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे 9 से 12 बजे तक भी अगर पढ़ लेते तो 3 घंटे आपके ये हो गए और 2 घंटे आपके सुबह हो गए, है ना। सो 3 hours लेट नाइट एंड 2 hours अर्ली मॉर्निंग, 5 hours in general. This is a time wherein you will be disturbed very less, right? So the disturbance will be very minimal in this time. Utilize these 5 hours to prepare. और आप क्या करो, देखो जैसे आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, है ना, यू आर प्रिपेयरिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड साइड बाय साइड योर GS प्रिपरेशन एंड करंट अफेयर्स इज ऑल्सो गोइंग ऑन। आप ना फिर ऐसा एक काम करो, एक ही GS है ना, GS का जो एक सब्जेक्ट है पहले उसको पकड़ के चलो। फिर जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स जो है वो क्लास के अंदर कवर हो गया है, तो आप क्या करेंगे, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आप जो है इनमें से एक सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, मान लीजिए हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, वॉट एवर इज योर चॉइस, है ना। इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स को समझने के लिए, बहुत सारी चीजें न्यूज में रहती हैं, वो करंट अफेयर्स का बेसिक्स आएगा, टर्मिनोलॉजीज आएंगी, कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो ये समझ में आती है हमें। तो आप क्या करिए, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो इसको आपको पढ़ना है, अराउंड 2.5 hours जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को दिन में देने पड़ते हैं। मान लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम यार 2 घंटा तो दोगे ही दोगे, क्योंकि यही टाइम पीरियड है ना। अभी सितंबर तो खत्म ही हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फेब में फिर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू आर हैविंग 4 months, और इन 4 months में एटलीस्ट आपको एक बार अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो PYQs है उनको भी गो थ्रू करना है कि आप जो पढ़ रहे हो उसके बेसिस पे आप PYQs जो है एटलीस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए लास्ट 10 years के आपको देखने हैं कि आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कर रहे हो तो हमेशा मेक श्योर जब भी आप टॉपिक पढ़ना शुरू करो उससे पहले उस टॉपिक से रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस आए हुए लास्ट 10 years में, मार्केट में कंपाइलेशन मिल जाते हैं, आप आराम से अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं। तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको लास्ट 10 years का टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो फिर आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करो उससे पहले एक बार क्वेश्चंस को देख लो, ताकि जब आप पढ़ोगे कंटेंट को आपका थोड़ा सा फोकस रहेगा कि आपको कहाँ एम्फेसाइज करना है, कहाँ पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, कहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो फिर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे तो पढ़ोगे, है ना। GS की अगर मैं बात करूँ तो जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है क्लास के अंदर, बीट हिस्ट्री और बीट इकोनॉमिक्स और सम अदर सब्जेक्ट, आप क्या करेंगे, आप इस सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे, और इस रिविजन के लिए आप कुछ 1.5 hour जो है वो रख सकते हैं। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मान लीजिए अभी आपका क्लास के अंदर पॉलिटी एंड गवर्नेंस चल रहा है, और पॉलिटी एंड गवर्नेंस अगर आपका क्लास के अंदर चल रहा है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं अभी भी, है ना, तो आप क्या करेंगे, ओके रानी, नो इश्यूज, ओके अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगर पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका क्लास में चल रहा है तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है आप इसको भी रिवाइज करेंगे कम से कम 1 घंटा। तो इससे क्या होगा, जब पॉलिटी एंड गवर्नेंस क्लास में चल रहा है ना, तो आप उसको साइमल्टेनियसली साथ ही साथ में रिवाइज भी कर रहे हो, और दूसरा आप जो एक टॉपिक हो चुका है आप उसको भी फोकस कर रहे हो, है ना, आप उसको भी रिवाइज कर रहे हो। तो एक पॉलिटी एंड गवर्नेंस यू आर कवरिंग दैट एंड 1 more सब्जेक्ट यू आर रिवाइजिंग। तो इस तरीके से साइड बाय साइड आपके 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, और यू आर नॉट ओवरबर्डन्ड ऑल्सो। सो 2 घंटे 2.5 घंटे आप ऑप्शनल को दो, 2-2.5 घंटे जो है वो आप अपने GS को दो। सो अराउंड 5 hours आपके ये हो गए। अब आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग है, इसमें आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में माइंड थोड़ा फ्रेश होता है, आप अपना कॉफ़ी टी जो भी लेते हैं लीजिए थोड़ा सा, है ना, फ्रेशन अप हुई, और फिर आप जो है इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज कीजिए। सो मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि आप अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करो, टेक एटलीस्ट 6 hours स्लीप, है ना, 6 hours ऑफ स्लीप, बट एट द सेम टाइम आप 2 घंटे जो है 2.5 घंटे सुबह के टाइम पे पढ़ लीजिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को। और इवनिंग में जैसे कि पोस्ट है ना, पोस्ट डिनर, तो लेट नाइट आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे आज क्लास में पॉलिटी एंड गवर्नेंस हुआ, तो आप क्या करेंगे, आप अपने दिमाग को समझा सकते हैं, है ना, यू कैन लाइक ट्रिक योर माइंड
कि चलो ये तो क्लास में आज पढ़ाया था सबने, मैं फटाफट से इसको रिवाइज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो जस्ट गो थ्रू दैट कंटेंट वंस। फिर नेक्स्ट डे पॉलिटी एंड गवर्नेंस की क्लास, उसके पहले आधे घंटे आप फिर से उस कंटेंट को रिवाइज कर सकते हो, है ना। बाकी आप क्या करोगे, एक नया सब्जेक्ट जो आपने, मतलब नया सब्जेक्ट इन द सेंस जो सब्जेक्ट आपको क्लास में कवर हो चुका है, आप उसको रिवाइज कर लो। तो 2 सब्जेक्ट आपके पैरेलली चल रहे हैं, जीएस के, आपका ऑप्शनल भी चल रहा है। नाउ कमिंग टू करंट अफेयर्स, अगर आपने स्लीपी का लिया है क्लासेस, या मान लीजिए आपने स्लीपी की क्लासेस के करंट अफेयर्स नहीं लिए हैं, आप केवल मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए, मुझे नहीं पता, बहुत सारे प्रोग्राम्स पैरेलली चलते होते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप करंट अफेयर्स के लिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पे रिलाई कर सकते हो, है ना। मान लीजिए बीच में आफ्टरनून में आफ्टर लंच यू आर गेटिंग सम टाइम, तो आप क्या करेंगे, आप उस दिन का जो न्यूज़पेपर है 45 मिनट्स में उस न्यूज़पेपर को एक बार गो थ्रू कर लो, कम से कम जो फर्स्ट पेज होता है उसकी हेडलाइंस पढ़ ली, जो नेशनल पेज है, इंटरनेशनल पेज है, उसकी हेडलाइन, कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लग रही है तो उसको देख लिया। देन आगे जाकर के आप अपना इकोनॉमिक वाला जो पेज आता है, उस फाइनेंसेस एंड इकोनॉमिक्स वाला, उसको एक बार आपने देख लिया, आपने ज्वाइन किया है ना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने स्लीपी का ही ज्वाइन किया हुआ है, जीएस और सीए का, तो आप जो है क्लास में पॉलिटी एंड गवर्नेंस की क्लास चल रही है अभी, तो आप उसको रिवाइज करोगे, आप एक सब्जेक्ट जो कवर हो चुका है, बी इट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, आप उसको पैरेलली साथ साथ में कवर करोगे, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को टाइम दोगे। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर मैं कभी नहीं कहती बिल्कुल स्किप करो, मैं बस इतना कहूँगी, लंच में अगर आपको टाइम मिलता है, लंच के बाद में 45 मिनट्स के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट गो थ्रू दी पेपर, ठीक है। 30 मिनट्स 45 मिनट्स आप दे दो उसको, उससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप होंगी, आपकी वोकैब इंप्रूव होगी, है ना, आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। और क्योंकि न्यूज़ के अंदर एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट जो है वो 3-4-5 दिन तक चलता रहता है, तो उससे क्या होगा, आप चीज़ों को थोड़ा रिटेन करने लगेंगे, और फिर जब आपका मंथली करंट अफेयर्स का सेशन होता है तो आप उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं या पोस्ट लाइव देख सकते हैं, है ना, स्पीड अप करके भी, और आप जो है अपना जो कंपाइलेशन आपको मिल रहा है उसको रिवाइज कीजिए। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए मेरी यही सजेशन है, आप जो भी मंथली मैगजीन है, रिलायबल सोर्स है, उसको आप टाइमली कंप्लीट कीजिए। फिर ये नहीं है कि चलो ठीक है अक्टूबर वाला मिस हो गया मैं सितंबर में कर लूँगा, या कर लूँ, मतलब अक्टूबर वाला मिस हो गया तो मैं नवंबर में कर लूँगा, या सितंबर का मैं अक्टूबर में कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड कि ठीक है, जैसे कि सितंबर की जो मैगजीन है वो 15 अक्टूबर तक आ जाती है, चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की रेफर करें, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि बाय 15 अक्टूबर कि 5 दिन के विदिन, है ना, 20 अक्टूबर तक आप उस मैगजीन को कवर कर लें, कुछ 100 पेजेस होते हैं बस, तो ये आपको साइड बाय साइड करना होगा। नाउ एक और क्वेश्चन था स्पेसिफिकली कि मैम एसए, सीसेट एंड आई थिंक वन मोर थिंग वाज, एसए की अगर मैं बात करूं, देखो यार एसए ना तभी आप लिख पाएंगे अच्छा, एसए के बारे में आपको पता होना बहुत अच्छी चीज़ है। इस एसए क्या है, एसए में क्या वो आपसे डिमांड कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एसए में ना एक चीज़ होती है कि आप जो भी कुछ लिख रहे हो उसमें एक ना फ्लो होना चाहिए, वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ऐसे ना लिंक ब्रेक ना हो, और बार बार ना आपको एसए के अंदर जो आपका टॉपिक ऑफ एसए है उसको री एम्फेसाइज करना होता है ना। यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग द थीम ऑफ द एसए वाइल राइटिंग द एसए। एग्जामिनर को ये बताना होता है कि आप डेविएट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो एसए क्या है, फ्री फ्लो ऑफ योर थॉट्स विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर थीम और टॉपिक गिवन। आप उसको अलग अलग डायमेंशन से सोचते हैं, है ना, मल्टी डायमेंशनलिटी उसके अंदर लेके आते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ एनेक्डोट्स जो हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो है उसको यूज कर सकते हैं, आप कुछ कोटेशंस को यूज कर सकते हैं, ये सब अच्छी चीज है ना। तो ऐसे के बेसिक्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आप अच्छा ऐसे तभी लिख पाओगे जब आपका जीएस कवर हो जाएगा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, और करंट अफेयर्स पे आपका एक डिसेंट कमांड हो जाएगा। वाई आई एम सेइंग सो, मैं अपना एग्जाम्पल आपको देती हूँ, अगर कभी टाइम मिला तो आई विल शेयर माई मार्कशीट ऑल्सो, बट क्योंकि आजकल तो ऐसा है किसी भी चीज़ पे विश्वास ही नहीं करते लोग, है ना, तो आई विल शेयर माई मार्कशीट ऑल्सो अगर कभी पॉसिबल हुआ तो। I never scored below 125 in essay. Highest was 158. So कैसा था ना, 158 है, 140 है, 145 है, 138 है, इस तरीके से ऐसे में मार्क्स आए। और आप शायद विश्वास नहीं करोगे, मैंने कभी जाके ऐसे लिखा नहीं था। हाँ ये है कि
आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो हमेशा से बहुत अच्छी रही है ना। सो वो अपना अपना सबका होता है, किसी का कोई पॉइंट स्ट्रांग होता है, किसी का कोई पॉइंट होता है। इन माई केस माई है ना आर्टिकुलेशन स्किल्स वर वेरी गुड, तो मुझे हमेशा से लिखने का बहुत शौक था, तो वो प्रॉब्लम नहीं थी मेरे लिए। बट हो सकता है किसी के लिए हो, तो आपको लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी, सेंटेंसेस ढंग से होने चाहिए, जहाँ पैरा चेंज होना है वहाँ होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। बट एट द सेम टाइम मैंने ऐसे के कुछ ऐसे वीडियोस देख लिए थे कुछ टॉपर्स के, जो जहाँ उन्होंने कुछ है ना, या कुछ टीचर्स जो है उन्होंने जो बताया था कि ऐसे में लिखते हो तो आपको ये ध्यान देना है ना। मैंने कुछ टॉपर्स की कॉपीज़ को रेफर किया था कि वो लोग जब ऐसे लिखते हैं तो हेडिंग कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ शिफ्ट कैसे करते हैं, किस लाइन पे वो लिख रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे के लिए, आपको ऐसे के बेसिक्स पता होना चाहिए, है ना। दैट इट इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ योर थॉट्स विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। यू हैव टू शो द मल्टी डायमेंशनलिटी इन योर एसे, यू हैव टू स्टिक टू द टॉपिक। आप यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स को यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऑप्शनल का पेपर लगेगा। ऐसे के लिए बहुत ज़रूरी है जीएस पे, करंट अफेयर्स पे और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उन पे आपका एक अच्छा कमांड हो, तभी आप अच्छा ऐसे लिख पाते हैं। और आप क्या करेंगे, आप टॉपर्स की कॉपीज़ को रेफर कर सकते हैं। आप देखिए वो किस तरीके से पैरा चेंज कर रहे हैं, वो फिलोसॉफिकल एसेज में एनेक्डोट्स जो है उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। उनकी कॉपीज में अगर आपको मान लो आपने 5-6 लोगों की कॉपी देख ली, कुछ एजुकेशन पे, हेल्थ पे, है ना, वीमेन पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, सोशल मीडिया पे, इन पे अगर आपको कुछ कोटेशंस मिल रहे हैं तो उन कोटेशंस को आप लिख सकते हैं। बाकी फिर आप क्या कर सकते हैं, जब आपका ये जनवरी फरवरी वाला टाइम आएगा ना, तब जाके आप कुछ एसेस को लिख सकते हो। तो अगर एग्जाम से पहले मान लीजिए आपने 6, 7, 8 ऐसे भी लिख लिए तो काम बन जाता है ना। प्रीलिम्स एग्जाम आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन मार्च में शुरू कर देते हैं, तो मार्च अप्रैल अगर मई में पेपर है तो ये टाइम तो आपका प्रीलिम्स फोकस्ड होता है। इससे पहले आप क्या करेंगे, जनवरी फरवरी में आप एसएस को लिख सकते हो। सीसेट के लिए मैं क्या कहूंगी, जिनका बहुत वीक है वो रोज आधा घंटा सीसेट पे दीजिए। भले आप एक टॉपिक पढ़ो कि भाई परसेंटेज आज मैं कवर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, परसेंटेज के अंदर परसेंटेज और फ्रैक्शंस का जो कन्वर्जन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और अगर आपको कुछ शॉर्टकट्स मिलते हैं, मैंने तो अपने 1 पेज नोट बनाया था हर टॉपिक का, तो परसेंटेज को आपको मिल जाएगा कि मान लीजिए 1 पेज नोट भी नहीं बोलूंगी मैं, 2-3 बोल सकती हूँ। परसेंटेज का मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया यहाँ पे सारे फ्रैक्शंस का, यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलेस लिख लिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिखा और उसका शॉर्टकट लिखा, ठीक है। जो मान लीजिए परसेंटेज से 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सो व्हाट आई यूज टू डू, ये कहाँ से समझ में आएगा, PYQ से, है ना। तो मैंने क्या करती थी, मैंने मान लीजिए 5 क्वेश्चंस लिखे, उसका शॉर्टकट भी लिख लिया साथ साथ में। तो मैं तो ये करती थी, आप चाहे तो आप भी ये कर सकते हैं। आप अगर आपका बहुत ही वीक है मैथ्स तो आप क्या करेंगे, रोज आधा घंटा पौना घंटा, है ना, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स आप जो है आप इसको देंगे। बट अगर आपका डिसेंट है कि ऐसा भी नहीं है बहुत बड़ा हवा लगता है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप जो है जनवरी से लेकर के मई के बीच में भी अगर सफिशिएंटली सीसेट को प्रैक्टिस करते हैं, आपका काम बन जाएगा। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? ठीक है, तो आपको 2 सब्जेक्ट्स को पकड़ के चलना है जीएस के, एक जो क्लास में चल रहा है और दूसरा जो आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, आप टेस्ट सीरीज लगाते रहेंगे, उससे आपका एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता रहेगा, है ना। यू विल बी ट्रैकिंग योर परफॉर्मेंस, यू विल बी इंप्रूविंग बाय एनालाइजिंग कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था किस तरीके से एनालाइज करना है अपने लास्ट लेक्चर में, है ना, जो लास्ट ट्यूसडे को हुआ था। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को साथ साथ पैरेलली चला सकते हैं अब, क्योंकि अब तो टाइम नहीं बचा है, अक्टूबर से जनवरी वाला टाइम ही है मोस्टली आपके पास में, तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। बाकी एसए और सी सेट, जो एसए जो है जनवरी फरवरी में आप लिख सकते हो, और आपका जो सी सेट है वो आप जनवरी से मई के बीच में कर सकते हो, और मार्च अप्रैल मई जो है वो आपका फोकस रहेगा प्रीलिम्स के ऊपर। कोई बात नहीं है पूनम, आपका रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है ना, दैट इज वन, है ना, दैट इज गुड थिंग। तो आप क्या करें, आप क्वांट के लिए ना आप दिसंबर तक तो अच्छे से अपना इस पे फोकस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, स्कूल में आपका मैथ्स ठीक ठाक सा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी दिसंबर तक जनरल स्टडीज और ऑप्शनल पे फोकस कर लो। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इज देयर यार, जनवरी फरवरी, है ना, मार्च अप्रैल, 4 months आर मोर देन सफिशिएंट।
सो 4 मंथ्स में तो आपका सीसेट अच्छे से हो जाएगा, क्वांट वाला पोर्शन वीक है तो भी हो जाएगा, सो दैट्स नॉट द इशू, है ना। रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तो अच्छा है ही है, तो मैं तो वही सजेस्ट करूंगी, है ना। बाकी अपना पर्सनल होता है सबका, बट मुझे लगता है कि दिस इज लाइक प्रैक्टिकल टू। अगर मैं आपको कह दूँ रोज सब कुछ करना है, वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आप क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो, है ना। सो आपकी क्लासेस भी चल रही है दिन के अंदर 2-2, फिर उसके ऊपर से आपको मैंने 5 घंटे पढ़ने के लिए भी बोल दिया है, 45 मिनट्स न्यूज़पेपर के लिए भी बोलते हैं, ये बहुत ओवरवेलमिंग होता है। बट कोशिश करो, अगर आप लेट नाइट पढ़ सकते हो और अर्ली मॉर्निंग थोड़ा पढ़ सकते हो तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट, और वी विल कंक्लूड दी सेशन, ताकि आप अच्छे से अपना पढ़ते रहें, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कुछ भी हम, ठीक है। ओके गाइस, एंड बाकी पर्सनल मेंटोरशिप कॉल्स भी हैं, एवरी फ्राइडे आई एम अवेलेबल, तो आप जो है वहां पे भी कॉल फिक्स करवा सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप ना मुझसे छोटे से छोटे डाउट ही पूछोगे ना, आई नेवर जज यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पूछ लीजिएगा, अगर आपको बुक से लेकर के प्रॉब्लम है, मतलब बुक लिस्ट को लेकर के कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्ट्रेटेजी को लेकर के, अप्रोच को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, इन जनरल स्ट्रेटेजी में दिक्कत आ रही है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टेस्ट पेपर्स को कैसे एनालाइज करना है, कहाँ टेस्ट सीरीज ज़्यादा अच्छी है, क्या करना चाहिए, आप जो भी पूछेंगे आपको एकदम एक ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।